हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और ये संविधान का हम पढ़ रहे थे। भाग दूसरा है, पार्ट टू। इसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग दो से। संविधान के भाग दो से इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के भाग दो को। तो संविधान का जो भाग दो है वो है भारत की नागरिकता के बारे में दर्शाता है। नागरिकता जो होती है इसके बारे में जो आपको मिलेगा, ये आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक नागरिकता का उल्लेख मिलेगा आपको। सबसे पहले नागरिकता संबंधित अधिनियम आया था 1955 में। भारत सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख बातें कुछ ऐसी थी कि कुछ कंडीशन थी कि नागरिकता तब दी जाएगी या उसको भारत का नागरिकता तब दी जाएगी, तब माना जाएगा यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो। ठीक है, एक इसी के पैरेलल एक फिर आता है 1886 में, है ना, सॉरी 1986 में एक अधिनियम और आता है नागरिकता संबंधित। उसमें क्या बोला गया था, इसमें इसमें बोला था कि जन्म, इसमें जो बोला गया था वो 26 जनवरी 1950 बोला था। इसमें जन्म जो बोला है 10 दिसंबर 1892 बोला गया था कि उसके बाद भारत के बाहर जन्म लिया हो बच्चा हो। ठीक है, और जन्म के आधार पर नागरिकता केवल वही व्यक्ति अर्जित कर सकता है जिसने 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया हो। भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी जन्म के समय भारत का नागरिक था। ये कंडीशन, ठीक है, ये डेट और ये डेट आप याद रख लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, इस कंडीशन में बोला गया था कि कम से कम यदि कोई महिला किसी हमारे देश में किसी हिंदू या किसी भारतीय नागरिक से शादी करती है तो उसको नागरिकता दी जाती है, उसकी बीवी को भी। जो व्यक्ति भारतीय मूल के हो, यदि वे व्यक्ति भारत के 6 माह से अधिक रहते हैं तो वे पंजीयन आधारित उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे अपने देश की नागरिकता से त्यागपत्र देना होगा। क्लियर हो गया। 1986 का जो नियम था वो आपको पता बता दिया, एक पॉइंट आपने पढ़ लिया 10 दिसंबर 1992 1892 वाला। दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे अगर उसको नागरिकता चाहिए तो उसे कम से कम पंजीयन के आधार पे 5 वर्ष रहना होगा, और वैसे बिना पंजीयन के उसको कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा, निवास करना होगा, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। समाप्ति की सजा हो सकता है परित्याग, यदि वो स्वयं त्याग कर देता है तो। यह पर्यवसान मतलब क्या होता है, यदि भैया वो भाई साहब ने कोई जो भी रहा होगा, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही भारत से समाप्त हो जाती है। नागरिकों से वंचित किया जाना, नागरिकता से वंचित किस कंडीशन में कर सकते हैं? पहला, यदि उसने धोखे से भारत की नागरिकता ली हो। दूसरा, यदि वह उसने देशद्रोह काम किया हो तो। या तीसरा, जब वो पंजीयन करना चाहता हो उस दौरान उसने ऐसा कोई केस कर दिया हो कि उसको सजा हो रही कम से कम 2 साल की, तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। सबसे पहले ये चीज़ याद रख लीजिए आप। ठीक है, और मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में, हमको 7 मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, पर इसमें से एक हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 को, और वो था संविधान संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको छीन लिया गया भारत मतलब हमसे। और फिर अब मौलिक अधिकार की संख्या 6 हो गई। तो 6 में पहला जो था समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। तो आर्टिकल नंबर 14 ये बोलता है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान समान कानून का प्रावधान करेगा। आर्टिकल नंबर 15 ये बोलता है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस आर्टिकल के ऊपर मूवी भी बनी है। ठीक है, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की है। ठीक है, डिटेल में देखना आर्टिकल 15, तो आप वो मूवी देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 16 ये बोलता है कि भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधिनियम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 4 था वो अनुच्छेद नंबर जो 18 था वो ये बोलता है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी भी देश की उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में देकर रखा है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19A। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 19 जो है उनको अधिकार देता है स्वतंत्रता का। 19A में क्या बोला है, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, और ये सारे अधिकार है। 19B में भैया हम क्या कर सकते हैं, सशस्त्र के बिना सम्मेलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं ना। 19C में हम किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं। RSA, सेना, ओ सेना, फलाना ढींगा सेना जो बनती है वो 19C में करती है। 19D में देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता। 19E में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19F में बिजनेस करने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी कोने में रोजगार के लिए। आर्टिकल नंबर जो 20 था कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी।
आर्टिकल नंबर 20 बोलता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है? 21A कि राज्य में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये जो आया था 86वां संविधान संशोधन 2002 आया था एक, उसके ये अधिनियम था, ठीक है, इसके थ्रू बोला गया था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 क्या है कि यदि किसी नागरिक को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में प्रकट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे भारत में क्या होता है कि पुलिस जब भी ले जाती है किसी को तो उसको जेल में नहीं डालती, उसको बैठा के रखती है, क्योंकि अगर वो जेल में डाल देना तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, इसलिए वो जेल में नहीं डालती है, बैठा के रखती है बाहर कमरे में। अगला देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर जो 24 है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों से हम काम नहीं करा सकते है ना, ये दंडनीय अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर जो 25 है कि नागरिक किसी भी धर्म से को अपना सकता है, प्रचार भी कर सकता है। कंडीशन क्या है? अनुच्छेद नंबर आर्टिकल देखो 25 ये था, आर्टिकल नंबर यही उसका एक उल्लेख करके दे के रखा, उसने उसको डिबीट किया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा का बलपूर्वक प्रचार नहीं करोगे, यह दंडनीय अपराध माना जाएगा, तथा किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो ये यहाँ पे अधिकार भी दे रहा है और ये इसका प्रतिषेध भी कर रहा है। तो दोनों आर्टिकल आप याद रख लो, आर्टिकल नंबर 25 है, आर्टिकल नंबर 28। उसके बाद देखो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 229 क्या बोलता है कि 29 और 29 से भारत के नागरिकों को जिनकी विशेष भाषा लिपि संस्कृति है उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। और 19 भी बोलता है कि किसी भी संवैधानिक संस्था में भाषा धर्म संस्कृति के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। क्लियर हो गया। संविधान उपचारों का अधिकार बोला आर्टिकल नंबर 32 भैया क्या है कि भैया अपने अधिकारों का हनन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी न्यायालय के, हम सर्वोच्च, यहाँ तक कि हम सर्वोच्च न्यायालय की भी शरण ले सकते हैं। अब जो कृषि कानून आया है भारत में, इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें अधिकार कृषकों से छीन लिया गया है। उसमें साफ साफ बोला है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अगला है परमाधिकार याचिका, जिनको रीट बोला जाता है, आपने रीट शब्द सुना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, मतलब यह कि किसी इस अधिकार के अंतर्गत क्या होगा, यदि बंदी को आपने 24 घंटे के अंदर मतलब उसको जज के सामने, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। एक होता है परमादेश, यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख हो तो उसे यह परमादेश नामक लेख जारी किया जाता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। उत्प्रेषण, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय में निलंबित मामले को मंगाने हेतु भेजा गया अथवा लेख उत्प्रेषण होता है, ठीक है। प्रतिषेध क्या होता है कि उच्च न्यायालय अथवा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं को भेजा गया एक लेख होता है जिसमें वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और एक है अधिकार प्रक्षा करके है, अधिकार प्रक्षा क्या है ये कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय किसी भी पदाधिकारी से उसके द्वारा किए गए कार्य के विषय में पूछ सकता है कि उसने किस अधिकार से कार्य कर रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह पहले उच्च न्यायालय से अपील करें, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हाई कोर्ट न जाते डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 226 ये बोलता है कि अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अलावा भी उच्च न्यायालय या के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को हनन होने के अलावा भी उच्च न्यायालय याचिका जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकार कब निलंबित हो जाते हैं तो वो ये है कि यदि देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो समस्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। खाली आर्टिकल नंबर जो 20 था हमारा और आर्टिकल नंबर 21, जो 20 आर्टिकल तो ये था कि किसी भी जो जेल में जो कैदी होता है उसको खाली एक बार सजा दी जा सकती है वो, और 21 जो आर्टिकल था ये कि जो शिक्षा का अधिकार था जो 0 से लेकर 14 साल के बच्चों की को निःशुल्क शिक्षा, ये 2 आर्टिकल चालू रहते हैं, बाकी सारे जो अधिकार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं ना। इसके बाद जो है अधिकार की बात हुई तो आपको बता दें कि जो सबसे पहले अधिकारों की जो मांग हुई थी वो 1931 में हुई थी कराची अधिवेशन में। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की गई थी अधिकारों की, और इसका जो प्रारूप तैयार किया है ये अपने नेहरू साहब ने किया था, है ना। तो ये थे अधिकार। अब भाग चौथी की बात करें तो भाग 4 जो है आर्टिकल नंबर 36 लेके 51 तक है, 36 टू लेके 51 तक है, ठीक है। क्या है इसमें आर्टिकल नंबर 39 क्या है कि इसमें राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे। आर्टिकल नंबर 40 ये है, इसमें तो ग्राम पंचायत आपको पता है क्लियर है स्थापना करे। आर्टिकल नंबर 45
44 राज्य अपेक्षा करता है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सरकारी सरकारी सेवाएं होती समान होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 45 है कि 6 वर्ष से के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक स्थिति को बढ़ाना। आर्टिकल नंबर जो था 46 हो गया। ये 47 ये था कि राज्य का दायित्व है कि वह कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन करे। आर्टिकल नंबर 48 का पर्यावरण का संरक्षण, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण संबंधित है ना। आर्टिकल नंबर 48 का। आर्टिकल नंबर 49 की राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करे। आर्टिकल नंबर जो 50 है वह इसके अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पता किया गया है। ठीक है। एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका, एक व्यवस्थापिका होती है। ठीक है। तो व्यवस्थापिका में पुलिस आ जाती है, कार्यपालिका में कौन आ जाती है, हमारे शासन प्रशासन, न्यायपालिका में जुडिशियल सिस्टम आ जाता है, जो हमारे जज वगैरह होते हैं वो वकालत वो आ जाती है। आर्टिकल नंबर 51 ये है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र को शांति और सुरक्षा प्रदान करे। देखो मौलिक अधिकार क्या होता है, ये हमको लिखित में अधिकार संविधान के थ्रू प्रदान किए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी है संविधान में ही, बट उसको ये हमारे एक नैतिकता पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस हद तक, किस सीमा तक हम उसका पालन कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। ये है नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार है जिसमें हम केस लड़ सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं हमारा न होने पर। नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कुछ नहीं है, ये हमको मानना, हमारा नहीं मानना, इसमें इथिकल कंडीशंस है ना। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, निर्देशक तत्व को क्या किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रमुख चीज़ें होती है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा आर्टिकल नंबर जो था, ये मौलिक कर्तव्य के रूस के संविधान से लिया गया है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। और संविधान का आर्टिकल नंबर 1 का जो है ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। अब देख लेते हैं हम अगला जो हमारा आता है आर्टिकल नंबर 52, जो कि हमारे राष्ट्रपति का वर्णन करता है। भारत का जो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है। ठीक है। यह भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, अध्यक्ष होता है। आर्टिकल नंबर 52 में इसका पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति कहानी बताया आपको, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। सबसे इनके बारे में मुख्य तथ्य है कि प्रथम राष्ट्रपति थे, सर्वाधिक 12 वर्ष तक रहे। उसके बाद राधा कृष्णन आए 1962 में, फिर जाकिर हुसैन आए 1967 में, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। फिर बीवी गिरी आए 1969 में, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। फिर हिदायतुल्लाह आए भैया 1969 में, राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले एकमात्र चीफ जस्टिस थे। ठीक है। हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस थे जो कि प्रेसिडेंट भी रहे, है ना। वीवी गिरी जो थे ये फखरुद्दीन जो वीवी गिरी आते हैं 1969 में, एकमात्र राष्ट्रपति जिसने मतदान में द्वितीय चरण की गणना करनी पड़ी थी, वीवी गिरी। फिर आते फखरुद्दीन अहमद 1974 में, कार्यकाल के दौरान की मृत्यु आती। फिर बीडी जत्ती आते हैं 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। फिर नीलम संजीव रेड्डी आते हैं 1977 में, और ये एकमात्र निर्विरोध थे, नीलम संजीव रेड्डी। फिर आता है ज्ञानी जैन सिंह 1982 में। भैया इन्हीं के टाइम पे एक चीज हुआ था ना, एक डाक एक हुआ था वो इनने आर्टिकल नंबर 111 का इस्तेमाल किया था, पता है आपको। आर्टिकल नंबर 1 मतलब कि इन्होंने जो इनके पास एक बिल गया था डाक संबंधित था वो, और उनको रिटर्न कर दिया था, है ना। जो राज्यसभा लोकसभा से बिल प्रस्तुत होकर गया और उनने वहाँ से वापस कर दिया था। आर्टिकल नंबर 111 का इस्तेमाल किया था। फिर आते हैं वेंकट रमन 1987 में, सर्वाधिक कम उम्र के राष्ट्रपति वेंकट रमन, याद रख लीजिए। ठीक है। और प्रधानमंत्री में अपने राजीव गांधी थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 मध्य प्रदेश का नागरिक जो राष्ट्रपति बना था। फिर आते हैं के नारायण 1997 में, दलित वर्ग का प्रथम राष्ट्रपति थे के नारायण। फिर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि साइंटिस्ट थे, 2002 में बने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में, प्रणब मुखर्जी 2012 में, रामनाथ कोविंद जो अभी है करंट में। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है उनको उसको हमने डाला है आर्टिकल नंबर 58 में, है ना। योग्यता 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 2 इंपॉर्टेंस है, बाकी तो क्लियर। राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए नियंत्रण मंत्रिमंडल से 50 सदस्य प्रस्ताव के रूप में लेता है तथा 50 सदस्य अनुमोदन के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये एक अनुपातिक तौर पे होता है। इसमें जो हमारे निर्वाचन में राज्यसभा तथा विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते। एक चीज़ और याद रख लीजिए, निर्वाचन जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिया है हमने, ये इस्तेमाल किया गया था।
कि जो न्यूनतम जो कोटा होता है वो कुछ ऐसा होता है, दिए गए मतों की संख्या बराबर राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी की संख्या। ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है वोटिंग में। राष्ट्रपति जो शपथ होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, किंतु जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है 5 लाख महीने होती है। राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ जो मुख्य न्यायालय द्वारा चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो शक्ति है, राष्ट्रपति की विभिन्न पद पर नियुक्त करने का अधिकार है। नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, न्यायालय आयोग के सलाह, CAG, विभिन्न देश के जो राष्ट्रदूत होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। विधायी शक्तियों में क्या है राष्ट्रपति के पास में, विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति अपने विधायी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के परामर्श पे करता है, ठीक है, और वह फिर वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लेता है प्रधानमंत्री के साथ। वह हस्ताक्षर के बाद कोई भी जो उसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी जो विधेयक कानून बनता है ना, उसके बाद वह संसद का जो रहता है, संसद का जो सत्र होता है उसको बुलाता है। उसके बाद में संसद में राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, एक सत्रावसान होता है, मतलब सत्र को बुलाना, सत्रावसान, और फिर लोकसभा को उसको बुला भी सकता है, उसको भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए भारतीय राष्ट्रपति क्या करता है कि जो आंग्ल सभा से 2 और राज्यसभा से कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 आर्टिकल नंबर अध्यादेश जारी करने के लिए नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमा परिवर्तन या धन विधेयक आदि के सदन में प्रस्तुत करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति को परामर्श लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में देख लो। आर्टिकल नंबर जो 52 है वो राष्ट्रपति पद का उल्लेख करता है। आर्टिकल नंबर 53 है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है। आर्टिकल नंबर 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 55 जो है वह अनुसमानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 56 जो राष्ट्रपति कार्यकाल का उल्लेख बताता है। आर्टिकल नंबर 57 जो पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता का उल्लेख बताता है। आर्टिकल नंबर 51 राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता का बताता है। आर्टिकल नंबर 59 जो है राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें का उल्लेख करता है। आर्टिकल नंबर जो 60 है वो राष्ट्रपति पद हेतु शपथ को बताता है। और आर्टिकल नंबर 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन में की पूर्व सूचना के साथ शुरू की जाती है। ये चीज़ और याद रख लीजिए। शर्त है उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव पर सहमति दे तब, ठीक है। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। यदि वह संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 62 जो था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित कुछ विवाद था, इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 52 है विवाद। और अगला है न्यायिक शक्ति में आ जाता है। आर्टिकल नंबर 72 की फांसी की सजा को माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 143 जो है इसे अधिकार है कि सार्वजनिक हित के प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले ले। ये आर्टिकल नंबर 143 था। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 17 राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969। ये एक अधिनियम है, बहुत इंटरेस्टिंग अधिनियम है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1969। राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश जगह पर नहीं है या अनुपस्थित होने की वजह से उपराष्ट्रपति उनका पद संभालते हैं। उपराष्ट्रपति न होने पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसके भी न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न होने पर सर्वोच्च न्यायालय में सबसे जो वो होते हैं, सबसे अन्य जो होते हैं 33+1 है भारत में न्यायाधीशों की संख्या, उसमें सबसे जो बुजुर्ग होगा वो। सैन्य शक्तियों की बात करें तो सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसे युद्ध और शांति घोषणा करने का हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त होती है। विवेकी शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में वो अपने विवेक से कार्य करता है। जब किसी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तब वह अपने विवेक से प्रधानमंत्री घोषणा कर देता है। ये चीज़ याद रख लीजिए। यदि वह पदाधिकारी की
अचानक मृत्यु हो जाए तब वह देश की रक्षा को हित में ध्यान रखकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है। किसी पदाधिकारी की अचानक मृत्यु हो जाए तब वह उस दशा में वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यदि सत्ताधिकारी पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तब वह अपने विवेक से फैसला करता है। आपातकालीन शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 352, इसमें क्या कर सकता है, युद्ध की स्थिति में, आक्रमण की स्थिति में, बाह्याक्रमण की स्थिति में वह क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल नंबर जो 56 है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई राज्य सरकारी संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देता है। इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, इसकी घोषणा अनुमोदन 2 माह के भीतर करना होता है। आर्टिकल नंबर 360 यह है कि यदि कोई देश की आर्थिक स्थिति खतरे में है तो क्या होता है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति की वीटो निषेधाधिकार शक्ति क्या होती है, अत्यधिक वीटो सहमति नहीं होना, यह आर्टिकल नंबर 111 है, याद रखना। अत्यंतिक वीटो की सहमत नहीं होना। जेवी वीटो अनिश्चित काल तक रोक लेना। यदि उसके पास बिल आता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर उसके पास बिल आता है, अगर वो रोक लेता है तो उसको जेवी वीटो बोलते हैं। और एक होता है निलंबितकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज देता है। और अत्यधिक वीटो सहमति नहीं देता है। तो ज्ञानी जैल सिंह थे, भारतीय डाक विधेयक जो था 1986 जो था, इसमें इस बिल को अपने पास ही रख लिया था। ठीक है, ये था जेवी वीटो का इस्तेमाल किया था इनने, ना। आर्टिकल नंबर जो था 111, ये जो आपको बताया ये वाला। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का पद। तो हम उपराष्ट्रपति का पद देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है। सो गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति के पद के साथ।